हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और पार्ट। और इस पार्ट में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने जो है वो थंबनेल में बेहतर तरीके से देख लिया होगा। आज की इस क्लास में हम प्रीवियस क्लास का कंटिन्यूएशन ही देखेंगे। ये प्रीवियस क्लास का मैप मैंने आपके सामने लगा दिया है। इस प्रकार से हमने जो है वो आउटर इन अ वेरी ब्रीफ सेंस हमने देखा, बहुत डेप्थ में जाकर तो नहीं, पर सतही तौर पर हमने समझा कि अगर हम भारत की मैपिंग करते हैं तो उसके सापेक्ष हमें किस किस स्थान की मैपिंग पता होनी आवश्यक है। मैंने वहां पर आपको समझाया कि जो कांडला पोर्ट है, एग्जांपल लेकर कि कांडला पोर्ट की अगर हम मैपिंग करते हैं तो हमें किस प्रकार से बाब अल मंडेब की मैपिंग पता होनी चाहिए, या रेड सी या फिर फारसी खाड़ी के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम अभी मैं एग्जांपल दूं तो हम मैंगलोर पोर्ट अगर मार्क करते हैं तो मैंगलोर पोर्ट के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता हो जापान एग्जैक्टली कहां पर है, जिससे हम अगर पास करते हैं यहां से शिप, तो जब मैं आपसे कहूं कि मलक्का से होता हुआ शिप निकला तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मलक्का एग्जैक्टली है कहां पर। और ये याद रखिए कि मैपिंग का ये रॉन्ग पैटर्न है कि आप प्रिंटेड हुए मैप पर जो है किसी चीज को मार्क करें, आप एटलस पे मार्क करें, ये इसेंशियल है, लेकिन हाथ से मैप को प्लॉट करें और प्लॉट करने के बाद उसमें मार्किंग ऐड करें। इससे कई चीजें होंगी, याद रखिए। एक तो पहली चीज है कि आपको चीजें एक बार में याद हो जाएंगी। दूसरी चीज है आप उस चीज को जो है अपने मेंस में यूज कर पाओगे। और याद रखिएगा, जितना ज्यादा इंटरेक्टिव आपका आंसर होगा, जितना ज्यादा एक्सप्रेसिव आपका आंसर होगा, उतने अच्छे मार्क्स आपके होंगे। और ये याद रखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके नॉलेज का एग्जामिनेशन है, मेंस का एग्जामिनेशन आपकी स्किल का एग्जामिनेशन है। यहाँ किस स्किल को चेक करा जाता है, याद रखिए कि मेंस में आपकी आंसर राइटिंग और सीधा सीधा है आपके रिप्रेजेंटेशन को चेक करा जाता है। आंसर जितना ज़्यादा प्रेजेंटफुल होगा उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और प्रेजेंटफुल बनाने के लिए एक बेस्ट मीडियम होता है मैप्स का यूज़ करना। याद रखें, आप इस मैप को जो है आई थिंक डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं करा है तो आप इस चैनल से, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अभिनव बोहरे के नाम से ही मेरी जो है वो सोशल मीडिया में आईडी है, आप इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ के जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम इसी का कंटिन्यूएशन देखते हैं। आज हम बेसिकली देखेंगे इंडिया के बारे में। पहले हम इंडिया को आउटर पार्ट से देखेंगे, सतही तौर पर हम पहले बाहर वाला पार्ट देखेंगे। याद रखिए, जब हम एक्चुअली में आएंगे तो फिर हम एक एक स्टेट की मैपिंग देखेंगे। आप पाएंगे राजमहल हिल्स की एक चोटी से प्रश्न आया था, वो चोटी न्यूज में थी। अब तक लास्ट 8-10 साल में जो भी कुछ चीजें मैप से पूछी गई हैं उन सभी को मैं कंपाइल करने का प्रयास करूंगा। याद रखिए, लास्ट के 10 सालों के प्रश्न और इस साल के करंट अफेयर को मिलाकर हम इस मैपिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। मान लेते हैं जैसे अभी जो है कुछ समय पहले नंदा देवी जो चोटी थी ये न्यूज में रही थी, अब हम उसे इसमें यहां पर कवर करेंगे। इसी प्रकार से सिंगलीला एक जो है पहाड़ियां हैं, यहां पर रेड पांडा को रिहेबिलिटेट करा गया है। आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो रेड पांडा पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो भी हम यहां प्लॉट करेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं सिंह भूमि क्षेत्र के बारे में, आज से 1 वर्ष पहले न्यूज आई थी कि विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें उस स्थान पर है। अब हमें उसकी मैपिंग करनी होगी। नाइजीरिया के बारे में एक एग्जाम्पल आया। इसी प्रकार से हमने अगर नामीबिया से चीते मंगाए तो नामीबिया की मैपिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक बार ये चीज न्यूज में आई तो यूपीएससी वाटर ड्रॉप इफेक्ट में प्रश्न पूछती है। याद रखिए, एक मार्किंग है तो फिर उससे रिलेटेड प्रश्न भी आएंगे। क्लियर? तो जब भी आप मैपिंग करें, किसी भी स्थान से करें, आप जो यहां से करें या फिर कभी भी किसी भी प्लेस से अगर आप मैपिंग कर रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा कि आपको डायमेंशन फुल रहना है, उस चीज को हाथ से प्लॉट करना है, उस चीज को मैप पर दर्शाना है, और उसके 4 एंगल्स हमेशा याद रखने हैं। मैंने पहले भी रिपीट करा था, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि उसकी लोकेशन क्या है, उसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, यानी कि उसका जो है वो भू राजनीति से क्या संबंध है, उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है। मान लीजिए कोई देश के साथ भारत के राष्ट्रपति का कहीं विजिट होता है, तो आपको वहाँ की मेन रिवर, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ के कुछ पर्वतों के बारे में या फिर वहाँ की जलवायु के बारे में आपको एक नटशेल आइडिया होना चाहिए। इससे होता यह है कि धीरे धीरे करके आपका माइंड जो है वो डाइवर्स हो जाता है, हर चीज़ के टॉपिक के बारे में आप अलग अलग दिशा में सोच पाते हो। और याद रखिए, यूपीएससी रट कर पास नहीं की जा सकती, समझ विकसित करने की आवश्यकता होगी, और ये समझ विकसित करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैं जो है इंडिया के आपको स्टेट्स प्लॉट करेंगे हम। सबसे पहले तो
याद रखें कि ये जो स्टेट प्लॉटिंग है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको एक डेमो के लिए जो है वो मैप बना रखा है। अगर आप चाहें तो आप इस प्रकार से जो है मल्टीपल मैप्स बनाकर उसे याद करेंगे। अब अगर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं बच्चों, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि इंडिया के नक्शे से, या मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि इंडिया के नक्शे से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, तो मैं एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहूंगा। बच्चों ट्राई करें कि आप इसका आंसर करें। बताइए किस राज्य की जो तटीय सीमा रेखा है या मैरीटाइम कोस्टल बॉर्डर है, ये बॉर्डर सबसे लंबी है। फाइन, तो आई थिंक आप सभी इजीली आंसर कर पाएंगे कि सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है वो गुजरात की है, या फिर कुछ लोग कंफ्यूज होकर आंध्र प्रदेश भी कहेंगे। ये यहां पर 60-70% बच्चे जो है वो आंसर दे पाएंगे। फाइन, कुछ का आंसर जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, कुछ का होगा गुजरात। अगर आप बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चंस नहीं देखें तो आपका इनिशियल आंसर होगा कि आंसर है आंध्र प्रदेश, देखने पर आंध्र प्रदेश दिखता है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो फिर सेकंड लेयर आ जाती है बच्चों की, जहां उनका आंसर होगा गुजरात। तो मैं मान लेता हूं कि 50%, आप सभी बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, तो आपका 50% आंसर होगा कि ये गुजरात है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाऊं और मैं कहूं कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा या तटीय सीमा किस क्षेत्र की है, पहले था राज्य की है, अब है किस क्षेत्र की है, बच्चा इस पर कोई ज्यादा फोकस नहीं करेगा, सीधा आंसर लगाएगा कि वो गुजरात है, पर ये आंसर गलत होगा। याद रखिए सबसे लंबी जो है वो दूसरे क्षेत्र की है। कौन सा है अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि एक प्रश्न आता है सबसे छोटी सीमा रेखा या मैं कहूं तटीय सीमा किस राज्य की है, तो शायद जो है वो 50-60% बच्चे बता पाएंगे कि ये गोवा की है। फाइन, लेकिन याद रखिएगा कि वो ये नहीं पूछेगा कि सबसे छोटी किसकी है। जब प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि बताइए कि तटीय रेखा जो है वो पश्चिम बंगाल की लंबी है, या फिर गोवा और मालदीव्स, या फिर गोवा और भारत के लक्षद्वीप, या फिर गोवा और दमन और द्वीप की मिलाकर है। अब जब ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और आपको अगर ऐसा लगे कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, तो बच्चों बिल्कुल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपके पास एटलस होगा, आप एटलस को देखें। अब जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है उसमें पीछे प्रीवियस ईयर यूपीएससी के प्रश्न प्रिंटेड होते हैं, आप उसमें जाकर देखें इस प्रकार के प्रश्न प्रीवियसली यूपीएससी ने पूछे हैं। क्लियर। अब क्यों पूछे हैं, तो इसका करंट के साथ पूरा कनेक्शन है। जो भारत का सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है, फाइन, उसने जो है डेटा रिलीज करा था कि कुछ एरर पाई गई है तटीय रेखा की काउंटिंग में, जिसे उन्होंने रिकरेक्ट करा। बहुत ही माइन्यूट एरर थी, पर ये न्यूज में रहा था और प्रश्न वहां से आए थे। आज से काफी पहले की बात है, पर ये प्रश्न आए थे। इसके बाद ये प्रश्न काफी ट्रेंडिंग में रहे और बहुत समय तक ये पूछे गए, और आने वाले समय में इनके पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। तो हम बिल्कुल माइन्यूटली हर उस पार्ट को, जिस पार्ट से प्रश्न आ सकते हैं, उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। याद रखें कि ये इस तरह से एक मैप है, आपको ऐसे बहुत सारे मैप ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये जो है वो राज्यवार मैप है, अभी हम स्टेट वाइज मैप देखेंगे। इसके पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो मैप बनाने होंगे। याद रखिएगा कि ये भारत का जो है वो आपको देखने को मिलेगा हिमालयन क्षेत्र है, और इस प्रकार से आपको यहां देखने को मिलेगी इस प्रकार से पवनों का प्रवाह। क्लियर। अब ये पवनें चलकर जा रही हैं, आप पाएंगे ये हमारा क्लाइमेटिकल मैप हो गया। फाइन, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा एक सीजन का मैप है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, हमारा ग्रेट इंडिया। और याद रखें कि आप पाएंगे इस प्रकार से, आप अगर हिमालय को ड्रॉ करें इस स्थान पर, तो ये आपको हिमालय दिखेगा, और आप पाएंगे कि जो हवाओं का क्रम है ये एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है जब दिशा इस प्रकार की होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि एक ऋतु में पवनें जो है इस दिशा में चलती हैं, दूसरी ऋतु में पवनें जो है वो इस दिशा में चलती हैं। ये है भारत का 2 ऋतुओं के सापेक्ष क्लाइमेटिकल मैप। मैं आपको सिर्फ उदाहरण देने के लिए प्लॉट करके बता रहा हूं। अब याद रखें कि सीजन वाइज मैप जो है वो चेंज होते जाएंगे। इसी प्रकार से आप पाएंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का वानस्पतिक मैप किस प्रकार का होगा। अब याद रखिए ये जो मैप आपको दिखेगा, यहां पर आप वानस्पतिक कहें या आप कहें कि ये भारत का जो है वो, इसे आप वानस्पतिक कहें या आप कहें पर्वतीय विभाजन हो, यहां पर आपको वनस्पति देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपको इस स्थान पर वनस्पति देखने को मिलेगी।
इसी प्रकार से आपको जो है वो इस स्थान पर वानस्पतिक कवर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप इसे प्लॉट कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको जो है वो भारत में इस स्थान पर कृषिगत गतिविधियां तीव्र होती हुई दिखेंगी। अब जब आप इस प्रकार से मैप बनाकर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इसका यूज कर पाएंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आप इसे यूज करेंगे तब आप पाएंगे कि आपके मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेट की प्लॉटिंग। ध्यान से देखिए, हम इसमें स्टेट्स भी प्लॉट करेंगे, उससे संभावित जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये भी प्लॉट करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हम प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है भारत का क्षेत्र। इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये हमने ड्रॉ करा, ये नेपाल वाला भाग है। इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये हमारा पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है। इसी प्रकार से चलते हुए जो है ये हमारा उत्तरी वाला भाग होगा। क्लियर? ये नदन पार्ट है। इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये जो है वो हमारा राजस्थान वाला भाग, ये हमारा गुजरात वाला क्षेत्र, और इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये हमारा बन के रेडी है इंडिया का प्रायद्वीपीय वाला भाग। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इजीली प्लॉट कर पाएंगे इंडिया के मैप को। अब हम इस मैप में एक एक करके जो है वो स्टेट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिएगा कि यहां आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये है हमारा लद्दाख वाला भाग। क्लियर? तो ये हमारा लद्दाख होगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसे जो है वो फिल कर दूं। ये है जस्ट अ सेकंड, ये है बेसिकली लद्दाख। अब यहां याद रखिए कि लद्दाख का एक पोर्शन जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ये पीओके के रूप में पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और इसी प्रकार से ये जो पोर्शन है ये अक्साई चीन के रूप में चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब यहां जानने योग्य बात है, याद रखिएगा कि ये जो पोर्शन आपको दिखता है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो भाग आपको दिखाई देता है, याद रखें कि ये पोर्शन बेसिकली है तिब्बत वाला भाग। क्लियर? और भारत ने पंचशील समझौते के तहत, याद रखिएगा भारत के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स थे इस एरिया में। फाइन, पंचशील समझौते के तहत जो है भारत ने ये क्षेत्र चाइना को जो है वो प्रोवाइड कर दिया था, अपने जो अधिकार थे इस क्षेत्र से जो है वो हटा लिए थे। क्लियर? तो ये है चीन का तिब्बत वाला भाग, चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र। क्लियर? अब इसी प्रकार से हम नीचे आते हैं तो ध्यान से देखिएगा, याद रखें यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, यह है हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग। क्लियर? अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान का जो है वो विस्तार है। ओके, ये है पाकिस्तान वाला भाग। ओके, अभी हम पॉलिटिकल मैपिंग कर रहे हैं, अर्थात हम यहां पर पर्वत पठार मैदान कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो ये है पाकिस्तान वाला भाग। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये जो है वो पूरा चाइना वाला क्षेत्र है। क्लियर? तो चलते हुए आपको यहां पर चाइना देखने को मिलेगा। ओके, ये है चाइना। क्लियर? अब यहां ध्यान देने योग्य है कि आपको इस स्थान पर यहां पर देखने को मिलता है म्यांमार वाला भाग। ओके, पूरा डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एशिया की मैपिंग में समझाया है। फाइन, ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये है म्यांमार वाला भाग। जस्ट अ सेकेंड। क्लियर? अब यहां देखिएगा, ये जो भाग आपको दिख रहा है, याद रखिए ये भाग है बेसिकली अफगानिस्तान वाला। क्लियर? अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि भारत की जो बॉर्डर है वो लगती है, यानी कि भारत जो है वो सीमा बिल्कुल बनाता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने हमारा पार्ट, और याद रखिए ये इंडिया का इंट्रूसिव पार्ट है, ये हमारा क्षेत्र है। फाइन, याद रखिए इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने चूंकि एरिया कवर कर रखा है, इस कारण हमारी सामने से बॉर्डर बनती हुई नहीं दिखती है। फाइन, लेकिन एग्जैक्टली बनती है, भारत का ये क्षेत्र है, और आप पाएंगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत बॉर्डर
बनाता है। अब यहां ध्यान देने योग्य चीज है, आप पाएंगे ये जो भाग आपको दिख रहा है, याद रखिएगा ये क्षेत्र बेसिकली कहलाता है बांग्लादेश। क्लियर? अब यहां ध्यान दें, आप पाएंगे कि ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है यहां पर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए जूम इन करते हैं और ध्यान से देखिएगा। याद रखें ये जो आपको दिख रहा क्षेत्र है, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे यूज कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए, जस्ट फ्यू सेकंड्स ऑल्सो, फाइन, आ जाए। याद रखिए ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, याद रखिए ये जो स्टेट आप देख रहे हैं, क्लियर, ये स्टेट है बेसिकली हमारा हिमाचल प्रदेश। क्लियर? जस्ट अ सेकंड, याद रखिए ये वाला क्षेत्र कहलाता है हिमाचल प्रदेश वाला भाग। अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है ये बॉर्डर किस किस से बना रहा है। हिमाचल प्रदेश यहां बॉर्डर बेसिकली बना रहा है, यहां आपको देखने को मिलेगा लद्दाख वाला पार्ट। जस्ट अ सेकंड, मैं यहां नेमिंग कर देता हूं, ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख है। क्लियर? और ये जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर का है। तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसी प्रकार से आप आएंगे तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, याद रखिएगा ये है उत्तराखंड वाला भाग। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये है उत्तराखंड। यहां नोटिस करने वाली बात है, याद रखिए ये चाइना है या मैं कहूं ये चीन है, तथा ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, आप पाएंगे कि ये भाग है नेपाल का। फाइन, तो यहां पर याद रखिए कि जो बॉर्डर है वो उत्तराखंड की दो देशों के साथ लग रही है, एक है चीन और दूसरा है नेपाल। इसी प्रकार से आप आएंगे तो याद रखिएगा कि ये वाला भाग इस प्रकार से, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है बच्चों बेसिकली पंजाब का। क्लियर? और याद रखिए पंजाब बॉर्डर बनाता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, याद रखिए कि पंजाब बॉर्डर बिल्कुल बनाता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। साथ में ये याद रखिएगा कि यहां पर आपको हरियाणा देखने को मिलता है इस प्रकार से। फाइन, और यह भी याद रखिएगा कि हरियाणा बिल्कुल बॉर्डर नहीं बनाता पाकिस्तान के साथ। क्लियर? आपको जो रिमेनिंग पार्ट दिखेगा इस प्रकार से, यह है बेसिकली राजस्थान का क्षेत्र। क्लियर? यह है राजस्थान वाला भाग। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा ये कौन सा राज्य बनाता है, तो याद रखिए सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो राजस्थान बनाता हुआ दिखता है। पर याद रखिए कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा पाकिस्तान के राजस्थान नहीं अपितु गुजरात बनाता है। कैसे? तो समझिएगा, स्थल सीमा तो है ही, साथ में जल सीमा भी उपस्थित है। तो याद रखिए कि जल सीमा की उपस्थिति के कारण आप पाएंगे कि गुजरात सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है पाकिस्तान के साथ। क्लियर? तो चलिए इसे जूम आउट कर लेते हैं वापस, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से देख पाए। चलिए, आई थिंक अभी भी आपके लिए रीडेबल होगा। आ जाए, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है जो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, ये है बेसिकली गुजरात वाला भाग। ओके, अभी मैंने स्टेटमेंट आपके सामने रिपीट करा, याद रखिए गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। यहां जाने योग्य बात है कि हम यहां तटीय तथा स्थलीय दोनों सीमाओं की चर्चा कर रहे हैं। फाइन, आ जाएं, अब ध्यान से देखें, ये जो क्षेत्र अब हम ड्रॉ करेंगे, याद रखिए ये है बेसिकली यूपी वाला भाग। आपको यूपी के लिए हमेशा याद रखना है, याद रखिए कि यूपी सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और आपको इसको बताना भी है अपने आंसर में और कमेंट सेक्शन में कि कितने राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। क्लियर? और ये याद रखें कि यूपी जो है वो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है नेपाल के साथ। और याद रखिएगा
कि नेपाल और भारत की सीमा भी कुछ नदियां बनाती हैं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। वैसे तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं कि भारत की कौन कौन सी बॉर्डर्स हैं, कौन सी रेखा जो है वो ड्यूरेंट लाइन कहलाती है और बॉर्डर्स के प्रकार क्या हैं, किस बॉर्डर को पोरस बॉर्डर कहा जाता है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर को पोरस बॉर्डर क्यों कहते हैं, क्या आधार होते हैं किसी बॉर्डर को पोरस कहने के। तो इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम स्टेट्स को प्लॉट कर लें। स्टेट की प्लॉटिंग हो जाएगी तो उसके पश्चात आपको चीजें थोड़ी समझ में आना प्रारंभ होंगी। याद रखिए यह यूपी वाला भाग है। इसी प्रकार से आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्षेत्र है ये है बिहार वाला भाग। क्लियर? ये है बेसिकली बिहार। और याद रखिएगा कि यूपी से अलग होकर बना बिहार और बिहार से अलग होकर इस प्रकार से बना झारखंड। क्लियर? तो ये आपको झारखंड दिखेगा। और यहां पर याद रखने योग्य बात है कि झारखंड की अपनी कोई तटीय सीमा नहीं है और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जबकि बिहार की सीमा है जिसे कहा जाता है नेपाल की सीमा। अब आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा बच्चों, आप कभी भी आंसर नहीं कर पाएंगे जब आपसे प्रश्न यूपीएससी करेगा इस रिगार्डिंग कि बिहार से कुछ लोग आज से 100-200 साल पहले जाकर शिफ्ट हो चुके थे नेपाल में, जिन्हें आज नेपाल के अंदर मधेसी कहा जाता है। और मधेसी की जो जनसंख्या है वो नेपाल के अंदर भले ही कम है, लेकिन ये नेपाल के ट्रेडर्स हैं, ये नेपाल के रिच लोग हैं। और जैसे ही डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अर्थात लोकतांत्रिक जो रिफॉर्म्स थे नेपाल के अंदर ये आए, लेकिन लाई कौन? कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी। तो इसने जो है वो अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया, या फिर इसने जो है अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया मधेसीस को। और मधेसीस की हेल्प के लिए, अब मधेसीस बेसिकली बिलोंग कहां से करते थे? बिहार से। ये व्यापार करते हुए आज से बहुत पहले शिफ्ट हुए थे नेपाल में। अब चूंकि व्यापारी थे तो नेपाल के सबसे रिच लोगों में आते थे। तो नेपाल की अगर मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाऊं तो आप इस प्रकार से पाएंगे, जस्ट अ सेकेंड, कि आपको यहां से भारत के साथ सीमा रेखा बनाता हुआ दिखेगा और इस प्रकार से आप चलते हुए जाएंगे तो आपको ये यहां पर सिक्किम देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको भूटान वाला भाग है, ये हमारा जो है वो सिक्किम वाला भाग है। और इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो है वो नेपाल की बॉर्डर्स हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, ये है उत्तराखंड। और याद रखिए ये जो नेपाल वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, जस्ट अ सेकेंड, ये नेपाल वाले पार्ट में आपको इस क्षेत्र में खासकर यहां पर इस प्रकार से आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको वृहद और लघु दोनों हिमालय की पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं। इसी में नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू ये भी आ जाती है। अब समस्या ये है कि नेपाल के इस पोर्शन के नीचे इस प्रकार से जब आप आएंगे तो, और खासकर जब आप आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें जियोपॉलिटिक्स एक प्रॉपर पार्ट होता है। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है, आप इस क्षेत्र को जब मार्क करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्षेत्र वास्तविकता में बहुत क्रूशियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तराई बेल्ट का पार्ट है और यहां पर यूपी और बिहार के आए हुए ट्रेडर्स सक्सेसफुली रन करते हैं। अब चूंकि ज्योग्राफी से ही पॉलिटिक्स डिराइव होती है तो आप पाएंगे इस तरह से, यहां पर एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसका बेटर कंट्रोल है। एनसीपी यहां पर प्रोएक्टिव है, यह है एनसीपी का जो है एक्टिव एरिया। फाइन। अब नेपाल के अंदर ये जो एनसीपी है, या फिर कई बार इसे एनसीपीएन भी बोलते हैं, नेशनलिस्ट पार्टी इसमें जो है जब मर्ज हुई थी, तो याद रखिए कि तराई वाले बेल्ट से जो लोग यहां शिफ्ट होकर गए थे, एनसीपी इनको जो है वो मधेसी और द्वितीयक नागरिक मानने लग रही है, किसका? नेपाल का। और इनको जब अवॉइड करेगी तो रिच पर्सन को जब अवॉइड करा जाएगा तो रिच पर्सन रिवॉल्यूशन लाता है। फाइन। याद रखिए कि यहां पर हुआ यह था कि एक समय पर मधेसीस के अगेंस्ट जब अत्याचार प्रारंभ हुए तो भारत ने, यहां पर आपको एक नदी दिखेगी, फाइन, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको एक नदी दिखेगी, इसे जो है वो काली और यहां पर शारदा और इस प्रकार से इसकी जो है वो सहायक नदियां। एग्जैक्टली अभी मैं आपसे इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा जो है वो टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करूंगा। यहां पर भारत का लिपुलेह पास है और इसी प्रकार से आप पाएंगे कि काली नदी विवाद को जो है वो चाइना ने जब उठाया तो इसको उठाने के साथ भारत ने यहाँ के क्षेत्र की पूरी ज्योग्राफी को जो है वो यूज करते हुए
चाइना को दिया था, नेपाल को दिया था ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब नेपाल के पूरे रास्ते जहां से नेपाल के अंदर जो है संसाधन जाते हैं, इसे भारत ने ब्लॉक कर दिया था। अब याद रखिए, जब मैं इसी को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो हम फिर नेपाल की पूरी ज्योग्राफी भी देखेंगे, जब इंडिया और नेपाल की बॉर्डर्स हम मैप पर प्लॉट करेंगे। मैं यहां समझाना ये चाह रहा हूं कि जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, आप उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। और यूपीएससी एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछती है। जब मधेसी से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो फिर आपको त्रिवेणी नदी भी जो है पेपर में देखने को मिलेगी, आपको शारदा भी देखने को मिलेगी, आपको गंडक भी देखने को मिलेगी। क्लियर? और ये याद रखिए कि चाइना का जो अग्रेशन है वो नेपाल के अंदर बढ़ने से नेपाल की ज्योग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक समय पर नेपाल में जब मोनार्की थी तो नेपाल अलाइन नेशन था इंडिया का, और जैसे जैसे डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक जो रिफॉर्म्स आए, लेकिन लाने वाली पार्टी कौन बनी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये एंटी इंडिया वर्क करने लगी। आपने शायद नाम सुना होगा ओपी शर्मा कोहली का। इन्होंने स्टेटमेंट कोट करा था, इंडिया इज अ ब्रिटिश पैट, यानी कि भारत जो है वो ब्रिटेन का पैट है। फाइन। क्यों? क्योंकि इनका दावा था कि नेपाल कभी भी जो है वो कॉलोनाइज नहीं रहा, कभी भी उपनिवेश नहीं बना। परंतु यहां पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है कि नेपाल और अंग्रेजों का, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और इसमें अंग्रेज जीते भी थे, और इसमें गोरखा किंग्स को जो है वो लिमिट करा था इस एरिया तक। अब ये सारा एस्पेक्ट ज्योग्राफी से आता है, जब आप पाएंगे कि गोरखा हिल्स भी हैं, और गोरखा क्षेत्र में जो है वो हिमालय की चोटियां भी हैं, चाहे वो काठमांडू हो, चाहे वो अयोध्या से रिलेटेड एक सिटी है जनकपुरी, फाइन, ये हो। अब ये सारी चीजें जो है वो आपकी ज्योग्राफी से ही डिराइव होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के उत्तरी भाग में पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसका नीचे वाला भाग जो है तराई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो पहाड़ी वाला भाग है, आप पाएंगे कि यहाँ वृहद और लघु हिमालय दोनों उपस्थित है, फाइन। लेकिन तराई वाले भाग में कोई बड़ी चोटी नहीं है। कौन कौन से पासेस है, ये सब कुछ आपको तब समझ में आए जब आप एक एक करके जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग लाएंगे। क्लियर? चलिए हम जो है वापस आते हैं अपने डायमेंशन पे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये भारत के जो है वो हमने झारखंड और प्लॉट करा बिहार को। इसके पश्चात याद रखिए कि आपको ये दिखाई देगा, ये है स्टेट ऑफ सिक्किम। अभी मैंने आपको सिक्किम के दर्शन कराए। इसी प्रकार से चलते हुए आएंगे तो याद रखिएगा, ये है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये है हमारा वेस्ट बंगाल की बॉर्डर। अब यहां जानने योग्य बात है, याद रखिए कि वेस्ट बंगाल ने जो है आपको इस प्रकार से याद करना है कि सिक्किम को सिर पे उठा रखा है। अर्थात अगर मैं इसे थोड़ा सा साइड में यहां पर प्लॉट करूं, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर प्लॉट करें अगर, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इस स्थान पर मार्क करते हैं तो फाइन, देखिएगा इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये है स्टेट ऑफ सिक्किम, ये है बच्चे इस स्थान पर, ये है वेस्ट बंगाल, क्लियर? अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो स्थान आ जाता है, ये स्थान हो जाता है नेपाल वाला स्थान। क्लियर? ये जो स्थान है ये है भूटान वाला स्थान। फाइन। अब याद रखिए ऊपर वाला भाग ये है चाइना का। तो यहां जानने की बात है कि जो सिक्किम है ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, और यहां से आपका एक और डायमेंशन स्टार्ट होता है जिससे आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। याद रखिएगा कि आपको यहां पर एक चीज दिखेगी कि इंडिया के कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो याद रखिए कि 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अर्थात 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन से राज्य बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देख पाएंगे ये एक है जिसे हम कहते हैं लद्दाख, और याद रखिएगा लद्दाख बॉर्डर बनाता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और रुष्ट चाइना के साथ। तो याद रखिए एक हो गया लद्दाख यहां पर, और लद्दाख की जो 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं ये किस किस के साथ हैं? तो सबसे पहले आप पाएंगे कि ये है अफगानिस्तान के साथ, दूसरी आप पाएंगे ये है दुष्ट पाकिस्तान के साथ, और तीसरी आप पाएंगे कि ये है चाइना के साथ। इसी प्रकार से अब मैं दूसरा डायमेंशन निकालने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा कि नेक्स्ट है सिक्किम।
और याद रखिए सिक्किम भी 3 जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है। इसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा नेपाल, सेकेंडली आपको देखने को मिलेगा भूटान, और थर्डली आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपका चाइना। वैसे आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है? चलिए हम आ जाते हैं इस वाले पोर्शन के लिए आगे। वाई? बिकॉज यहां पर चीजें थोड़ी सी हौच पौच हो जाएंगी अगर मैंने ये वाला पार्ट भी यहीं प्लॉट करने का प्रयास करा तो। और याद रखिए कि तिब्बत वाला भाग मैंने जरूर वहां लिख रखा है, बट ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी पूरा चाइना का ही है। आप एशिया वाले मैप में जब मैंने वहां इन जनरल प्लॉट करा है तो आप वहां देख पाएंगे। क्लियर? तो इसलिए याद रखिए कि ये इस प्रकार से मैप होगा। अब यहां देखने वाली बात है, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि हम चलते हैं इस स्थान पर, इस स्थान पर, तो आए यहां ध्यान से देखें। याद रखिए कि जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये एक राज्य है। इस राज्य को कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? अब यहां अरुणाचल प्रदेश के लिए याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है आपको इसका पहले नाम देखने को मिलता था नेफा। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का पहले आपको नाम देखने को मिलेगा नेफा। क्यों? तो याद रखिए इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और यह भी याद रखिए कि चाइना जो है इसे प्रोक्लेम करता है कि ये चाइना का भाग है। क्यों प्रोक्लेम करता है? तो मैंने आपको जो है एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि जो आर्ट ऑफ वॉर बाय माओ जेडोंग, ये वैल्यू एडिशन सीरीज का एक वीडियो है, और इसमें मैंने समझाया कि माओ जेडोंग ने जो है वो 5 फिंगर थ्योरी, और जनरली आपने सुना होगा इस 5 फिंगर थ्योरी के बारे में, जहां ये जो हथेली है इसे बोलता है चाइना तिब्बत, और ये जो 5 उंगलियां हैं इसमें से एक है लद्दाख, एक है सिक्किम, एक है अरुणाचल प्रदेश, और इसी प्रकार से अन्य 2 उंगलियां भी हैं। अब याद रखिए यहां तक सभी को पढ़ाया जाता है, परंतु अगर ये हथेली और उंगली चाइना ने गेन करी है तो इस हथेली और उंगलियों की सहायता से चाइना पाना क्या चाहता है? पाना चाहता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और आगे बढ़ना चाहता है हिमालय से। ये सब कुछ माओ जेडोंग ने एक्सप्लेन करा था। अब यहां समझिए कि इसीलिए जो है वो अरुणाचल प्रदेश की मैपिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए भी डायमेंशन सेम वही है। क्या? कि ये भी बेसिकली 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। आप पाएंगे कि यहां पर आपको क्षेत्र दिखेगा चाइना का, इसी प्रकार से आपको यहां पर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा कि ये भूटान के साथ भी बॉर्डर बनाता है, और इसी प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, अगर मैं सिर्फ अभी इसे इतना रहने दूं तो आप पाएंगे कि ये क्षेत्र कहलाता है म्यांमार का। और याद रखिए कि म्यांमार वाले क्षेत्र में भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है। तो हमारा स्टेटमेंट जो बेसिकली ये कहता है कि 3 सीमा रेखा बनाने वाले कितने राज्य हैं, उसमें एक डायमेंशन और ऐड होगा। किस प्रकार से? तो याद रखिए कि यहां पर हम एक और स्टेटमेंट ऐड करेंगे। इसमें क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले जो है वो भूटान, फिर आएगा आपका चाइना, और फिर आएगा आपका म्यांमार। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम इसे वापस आए तो यहां आप पाएंगे कि जैसे कि मैं यहां नेमिंग कर दूं। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि नीचे आने पर आपको इस स्थान पर इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखने को मिलेगा नागालैंड, और इस क्षेत्र की पूरी मैपिंग मैंने आपको पहले भी कराई है। आप जाकर मणिपुर की मैपिंग वाले पार्ट में से देख सकते हैं। ये नागालैंड है, ये जो है ये मणिपुर है, और इस प्रकार से ये मिजोरम है। क्लियर? मैं यहां पर इसकी नेमिंग कर दूं, ये है नागालैंड, ये जो है वो स्टेट्स की नेमिंग है इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। अब यहां ध्यान दें, ये वाला भाग इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये है मेघालय। अब याद रखें कि मेघालय के बाद ये जो रिमेनिंग क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये बचा हुआ भाग इस प्रकार से, ये है असम। अब यहां ध्यान देने योग्य है कि आप पाएंगे कि भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य बनाता है? तो याद रखिएगा भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो असम वाला भाग बनाता है। ये असम है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, और ये जो है आपको दिखेगा ये मेघालय है।
ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसे यहां से हटा लेते हैं। फाइन, आपको यहाँ असम और आपको साथ में मेघालय देखने को मिलेगा। अब असम के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि यह सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भूटान के साथ। अब यहां वापस आए, याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र आपको रिमेनिंग दिख रहा है, ये क्षेत्र है वास्तविकता में बांग्लादेश। और याद रखिए कि भारत अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाता है, तो हमेशा याद रखें ये बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। और अब आपके लिए डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन ये है कि अगर भारत, ये तो एक सामान्य सहज सा स्टेटमेंट है, शायद ही यूपीएससी से पूछे कि भारत सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाता है, तो सिंपली आप आंसर दे पाएंगे बांग्लादेश के साथ। याद रखिए, आपके दिमाग में अगर डाउट आ रहा हो कि बांग्लादेश तो काफी छोटा सा है, तो यहां जानने योग्य बात है कि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। क्लियर, यहां एक छोटा सा जो है स्टेट हमारा बनाना भी रह गया है। यहां याद रखिए कि ये क्षेत्र, ये जो है वो त्रिपुरा कहलाता है। अभी मैं त्रिपुरा पर आता भी हूं। क्लियर, अब यहां याद रखें कि बांग्लादेश तो हमारे साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता ही है, लेकिन भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो यहां याद रखिए वो राज्य है हमारा वेस्ट बंगाल। और यह भी जानने योग्य है कि ध्यान से देखेंगे आप वेस्ट बंगाल को, तो आप पाएंगे कि वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। एक देश होगा नेपाल, एक होगा भूटान, एक होगा हमारा बांग्लादेश। तो याद रखिए कि 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जो राज्य आपने देखे, एक देखा लद्दाख वाला भाग, एक देखा आपने सिक्किम वाला भाग, एक देखा अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, और एक और याद रखिएगा कि एक और है हमारा वेस्ट बंगाल वाला भाग, यानी कि पश्चिम बंगाल। आप पाएंगे कि यह भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जैसा मैंने आपको बताया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चलिए अब यहां वापस आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि इनकी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे 2 राज्य हैं, 2 राज्य जो कि एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखिए ये 2 राज्य हैं, पहला सिक्किम और दूसरा याद रखिएगा मेघालय। सिक्किम याद रखिए मात्र सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल के साथ, और यहां हम भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की नहीं। मेघालय बनाता है असम के साथ। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने ये पोर्शन कंप्लीट करा, जहां हमने जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों की एक छोटी सी मैपिंग देखी। इसका डिटेल में हम बॉर्डर्स अभी बनाएंगे, याद रखिएगा। मणिपुर की मैपिंग में मैंने इसे इन शॉर्ट समझाया भी था लास्ट वाले पोर्शन में। चलिए अब वापस आते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम जो है वो हमारी इस प्रकार से तटीय सीमा ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो यहां ध्यान से देखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, हम इसे जो है वो यहां ले आते हैं। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि ये जो स्टेट हम प्लॉट कर रहे हैं, ये है बेसिकली महाराष्ट्र वाला भाग। क्लियर, ये है महाराष्ट्र। अब यहां याद रखें कि यहां आपको देखने को मिलेगा दमन, और यहां आपको देखने को मिलेगा, यहां द्वीप देखने को मिलेगा, यहां दमन देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यह जानने योग्य है कि कौन सा उत्तर में है और कौन सा दक्षिण में है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि दमन और दीव में से कौन सा उत्तर की तरफ है और कौन सा दक्षिण की तरफ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा आप सभी का फेवरेट, इसे कहा जाता है गोवा। क्लियर, और याद रखिए गोवा क्यों फेमस है, तो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है ओनली फॉर अल्कोहल, यानी कि सिर्फ टूरिस्ट के लिए अल्कोहल के कारण शायद इसकी हाइप हो, पर याद रखिए काफी ज्यादा गोवा फेमस अपने अल्कोहल के लिए नहीं है। आप पाएंगे कि ये क्षेत्र वास्तविकता में फेमस है अपनी ज्योग्राफी के कारण। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है नीले कलर का आसमान, सफेद कलर की रेत और
क्लाउडलेस स्काई। अब ये कैसे होता है, तो हम जब ज्योग्राफी कोर पढ़ेंगे खासकर क्लाइमेटोलॉजी में, तब हम जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब याद रखिए, ये है कर्नाटक वाला भाग, और इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये है केरल वाला भाग। ठीक है, अब यहां पर मैं अभी केंद्र शासित प्रदेशों को अर्थात यूनियन टेरिटरीज को प्लॉट नहीं कर रहा हूं, अभी हम कुछ समय पश्चात इन्हें भी प्लॉट करेंगे। अब यहां याद रखने योग्य बात है, ध्यान दें कि जो कर्नाटक की बॉर्डर है ये केरल से ज्यादा है या कम है। फाइन, तो अभी मैं आपको पूरी कोस्टल बॉर्डर ड्रॉ करके बताऊंगा और एक तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। पहले हम इसे कंप्लीट करें। याद रखिए, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये है तमिलनाडु वाला भाग, ये है केरल, ये है तमिलनाडु। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आप आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो क्षेत्र है इस प्रकार से आपको ये दिखेगा, ये है आंध्र प्रदेश, और इस प्रकार से आप जाएंगे तो ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा के नाम से। क्लियर, और ये जो बचा हुआ भाग है ये आपको तेलंगाना के नाम से दिखाई देगा, तेलंगाना। और ये जो बचा हुआ भाग आप देख पा रहे हैं, ये बचा वाला भाग जो आप देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का होगा। और यहाँ पर एक चीज मैं रिकरेक्ट करना चाहूंगा, याद रखें कि मध्य प्रदेश जो है वो कभी भी सीमा नहीं बनाता है गोवा के साथ, ये केवल और ना ही कर्नाटक के साथ, ये आपस में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। क्लियर, आपको छत्तीसगढ़ बनाता हुआ दिखेगा, यहाँ तक, गोवा तक नहीं बनाता, परंतु अभी हम इसे यहाँ फिल कर लेते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आ पाए। क्लियर, मैं कनेक्ट कर दूं फिर से, याद रखिएगा, ना ही मध्य प्रदेश और ना ही छत्तीसगढ़ कोई भी गोवा के साथ सीमा नहीं बनाता, हमने फ्री हैंड ड्रॉ करा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। यहां आपको दो राज्य जो है वो दिखाई देंगे। स्टॉप। अब यहां अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जो है यहां पर एक करेक्शन कर देता हूं जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ आ जाए, मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ जिससे आगे अगर कभी आप मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इस मैप के कारण कोई कंफ्यूजन ना हो। जस्ट अ सेकेंड, अब ये जो बचा हुआ भाग है यहाँ आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई सीमा नहीं बन रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर निर्मित होती हुई दिखेगी। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि किस तरह से आपसे तटीय रेखा के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर, ये सेट हो जाए और हम अब देखना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखें, याद रखिए कि अगर आपसे प्रश्न करा जाता है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, किसकी सबसे छोटी है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको अब एक फॉर्मूला बताता हूं। पहले इसे देख लें, जस्ट अ सेकेंड। याद रखें, तटरेखा के केस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हमेशा आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। क्या है ऑर्डर, तो देखिए मैं यहां मेंशन कर देता हूं और आप इसे अपने जो है वो नोट्स में भी लिख लेंगे। जी जी, याद रखिए ये एक एक्रोनिम टाइप का है, आप याद रखें कि जी से स्टार्ट होगी ये लाइन, जी पर एंड होगी। जी स्टैंड फॉर गुजरात, सबसे लंबी जो है वो गुजरात की है। फिर ए स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश, टी स्टैंड फॉर तेलंगाना, और याद रखिए टी स्टैंड फॉर तेलंगाना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी कोस्टल बॉर्डर अर्थात तटीय सीमा रेखा नहीं है। तो याद रखिए कि जो तमिलनाडु है इसकी कोई, तेलंगाना है इसकी कोई भी जो है वो तटीय सीमा रेखा नहीं है। ये टी स्टैंड फॉर तमिलनाडु, इसलिए मैं इसे यहां मेंशन कर देता हूं। एम स्टैंड फॉर महाराष्ट्र। अब यहां के याद रखिएगा, के स्टैंड फॉर केरला। अब क्यों याद रखना है, इसीलिए याद रखें क्योंकि एक बार के और आने वाला है। और याद रखिए, देखने पर आपको ऐसा लग सकता है कि कर्नाटक की शायद कोस्टल बॉर्डर या तटीय रेखा लंबी होगी केरल की अपेक्षा, पर याद रखिए केरल की तटीय रेखा जो है वो कटी छटी है, आगे पीछे है। यहाँ पर लेगून लेक्स हैं जिसे कयाल कहा जाता है और इनके कारण इसकी तटीय रेखा जो है वो लंबी हो जाती है। क्लियर, तो आपको ये केरल दिखेगा, ये वाला भाग जो है ये उड़ीसा है,
और ये वाला भाग जो है ये वेस्ट बंगाल है, और फिर ये भाग जो है आपको देखने को मिलेगा गोवा के नाम से। अब यहां ध्यान देने योग्य है, याद रखिएगा जो गोवा है इसकी तटीय रेखा और पश्चिम बंगाल की तटीय रेखा, इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 30 से 35 किलोमीटर का है, एट मैक्स आप देख लें तो 40 किलोमीटर का है। याद रखिए कि गोवा में किसी की भी तटरेखा जोड़ दी जाए, चाहे वो दमन और द्वीप की हो, चाहे वो लक्षद्वीप की हो, किसी की भी तटरेखा अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो याद रखिएगा कि इसकी तटीय रेखा जो है वो पश्चिम बंगाल से ज्यादा हो जाएगी। ये घटते हुए क्रम में ऑर्डर है उन राज्यों का जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। तेलंगाना बिल्कुल नहीं बनाता। सेकंड चीज, केरल की ज्यादा है कर्नाटक की अपेक्षा। गोवा की हर एक कंडीशन में ज्यादा होगी पश्चिम बंगाल के साथ अगर इसमें किसी भी इस क्षेत्र की तटीय रेखा जोड़ दी जाए। और अब लास्ट डायमेंशन है, याद रखिएगा, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, लेकिन सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान और निकोबार की है वास्तव में। अगर वो राज्य पूछता है तो राज्य गोवा सही है, और अगर वो क्षेत्र पूछता है तो फिर अंडमान और निकोबार क्षेत्र की सबसे लंबी सीमा रेखा है। क्लियर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है द्वीप समूह है, चारों तरफ से जो है वो घिरे हुए हैं सागर से, इसलिए इनकी तटीय रेखा जो है सबसे लंबी होती है। ये एक डायमेंशन हुआ इसके रिगार्डिंग। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये ब्रॉडर सेंस में ये जो स्टेट की मैपिंग है ये क्लियर हो चुकी होगी। हमने ऊपर के स्टेट्स मार्क करे, अभी हमने नीचे के स्टेट्स मार्क करे। इसी प्रकार से हम जो है आने वाले समय में बॉर्डर्स की तरफ मूव करेंगे। आप पाएंगे कि किस देश के साथ हम किस प्रकार से बॉर्डर बनाते हैं। एक एक बॉर्डर के बारे में 10 डायमेंशन होते हैं। आप पाएंगे कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर है तो इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन के पास आपको इंदिरा गांधी नहर देखने को मिलेगी। इस नहर से आगे जाने पर आपको बॉर्डर वाला एरिया दिखेगा जहां स्ट्राइक कोर्सेस हैं भारत के, जो मिरर करते हैं, अर्थात पाकिस्तान जहां पर स्ट्राइक कोर्सेस बनाता है उसी के विपरीत दिशा में भारत बनाता है। जो पाकिस्तान है वो उस स्थान पर अपने जो है टेक्टोनिक न्यूक्लियर वेपन रखता है। भारत इस तरफ जो है अपने न्यूक्लियर वेपन डिप्यूट नहीं करता। यहाँ पर आपको सुंदर जी डॉक्ट्रिन देखने को मिलेगा। सुंदर जी का एक व्यक्ति थे, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट थे सुंदर जी, फाइन। इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत करा था, उसका फेलियर आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा सिद्धांत आएगा जो राजीव गांधी गवर्नमेंट लेकर आएगी, जहां से हमारे टैंक चलते हुए जो है वो एक समय पर एक ऑपरेशन चलाया था हमने पाकिस्तान को सरप्राइज करने के लिए। जो सरप्राइज करने के चक्कर में हमें रियलाइज हुआ कि हमारी आर्मी जो है वो पाकिस्तान के स्ट्राइक कोर्सेस अगर भारत में प्रवेश करते हैं तो बहुत जल्दी सीमा रेखा तक नहीं पहुंच पाएगी। ये पूरी एक जो है वो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है राजस्थान की मैपिंग से, जो हम बॉर्डर्स वाले चैप्टर में देखेंगे। जब आप पाएंगे कि मैं एक एक भारत और पाकिस्तान बॉर्डर, फिर इसकी जो है वो मैपिंग, वहां पर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स अर्थात जो रेत के टीले हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, हवा के क्रम में ये आगे पीछे होते रहते हैं, जो बॉर्डर्स को क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं। इस कारण जो है वो कई बार लोग पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान गलती से चले जाते हैं। ये पाकिस्तान की बॉर्डर की समस्या है, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर की एक प्राकृतिक समस्या, एक नेचुरल प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से आप पाएंगे नेपाल के साथ तराई बेल्ट की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से आप पाएंगे जो म्यांमार है, यहाँ पर आपको फॉरेस्टेड एरिया अर्थात वनाच्छादित क्षेत्र देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक समस्या है। और इंडिया और चाइना की बॉर्डर तो समस्या ही समस्या है, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं है। फाइन, इंडिया और श्रीलंका की बॉर्डर्स हैं, इसके बीच में आपको मैरीटाइम एरिया अर्थात सागरीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिलेगी कि राम सेतु की उपस्थिति है, फिर भी हम जो है उस एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना चाहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? यानी कि हर इंडिया की देश के साथ बॉर्डर्स से हमें प्रश्न देखने को पहले मिले हैं। हम एक एक बॉर्डर को डिटेल में देखेंगे भी। क्लियर? तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मैं जो वीडियोस लेकर आ रहा हूँ उसके आप नोट्स बनाएंगे। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप जो है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो आप किसी क्षेत्र विशेष की मैपिंग चाहते हो या वैल्यू एडिशन सीरीज़ के किसी भी पार्ट पे, किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप परफेक्टली मेंशन करें, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।